गुड इवनिंग क्लास 11th के बच्चों। ओमेगा प्रो क्लासेस से मैं एम झा सर फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए और ये ठंडे का जो सीजन है उसका ये पहला डे टोपी के साथ। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्या गैस स्टेट्स ऑफ मैटर में। स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि पढ़ भी चुके हैं उसका एक रिवीजन क्लास भी हो रहा है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको करना क्या है। तो चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो गैसेस स्टेट की बात करेंगे। और ये गैसेस स्टेट बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे बच्चे जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में कि 5 स्टेट्स होते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में ही पढ़े होंगे, मैटर अराउंड अस में पढ़े होंगे आप लोग। तो उसमें 5 टाइप्स था मैटर का, था ना? कौन कौन था? सॉलिड था, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था, 5 था। तो उसी में एक है आपका ये गैसेस स्टेट है। तो गैसेस स्टेट में कि भाई गैस का जो नेचर होता है सभी बच्चे जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं रेंडमली मूवमेंट करते हैं, है ना? जहां मन करेगा वहां जा सकता है। उसके लिए कोई दरवाजा काम नहीं करता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे भूत को किसी के घर में जाना हो तो दरवाजा लगा दो, जाने का होगा चला जाएगा, है कि नहीं? तो एक हवा है, कहाँ भी जाता है हवा, ये कहीं भी जा सकती है नहीं। तो गैस जो है एक हवा है, उसके लिए किसी अवरोध की जरूरत नहीं है, वो जहां मन चाहेगा वहां जा सकता है। तो इसी के अंदर आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट के बारे में कि एक्चुअल में ये गैसेस स्टेट में जो है सो मतलब उसका किस तरह से वॉल्यूम पर टेम्परेचर वगैरह का इफेक्ट आता है। बच्चे आप लोग जानते भी होंगे कि कभी कभी बर्थडे पार्टी होती है, गुब्बारा हम लोग लगाते हैं, है ना? समर सीजन में ऐसा बर्थडे पार्टी होगा, देखना गुब्बारा ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं, अपने अपने कभी कभी अपने आप ब्लास्ट कर जाता है। एग्जैक्टली exactly। तो कारण क्या है भाई, ऐसा क्या चीज़ हुआ जो ब्लास्ट कर गया, है ना? उस सब चीज़ों के बारे उसी संबंधित बातें हैं। जैसे वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम पर क्या क्या पर उसका क्या असर आएगा, टेम्परेचर का क्या असर आएगा, प्रेशर इधर उधर करेंगे तो उसका क्या असर आएगा, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। गैसेस स्टेट में कुछ लॉज है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला क्या है, उसमें बॉयल्स लॉ है। एक्चुअल में ये बॉयल्स लॉ क्या होता है? तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस का, सर्टेन अमाउंट मतलब क्या हो सकता है कि 10 kg, 20 kg, 10 ग्राम, 20 ग्राम का गैस का अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर पर क्या इफेक्ट आएगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग सोचिएगा तो कहता है क्या है, देखिए ये क्या है, राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रेशर है और लेफ्ट साइड में क्या है, वॉल्यूम। तो ये 1/P लिखा हुआ है। पी नीचे है या ऊपर है? नीचे है। तो इसको हम लोग इस पूरे चीज को जो है इसको इन्वर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्स कहते हैं। ये इन्वर्स मतलब प्रेशर इन्वर्स में है वॉल्यूम का। दैट मीन्स क्या हुआ, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, मतलब किसी भी दिए गए अमाउंट वाले जो गैस होंगे उसका कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा इन्वर्सली वैरी किससे करेगा, वॉल्यूम से। बातें समझ में आ गई? प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या कहेंगे इसको हम लोग, वॉल्यूम। एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, है ना? या वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? इसको जब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन देंगे, यहाँ पर देंगे ना, तो अब एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन देंगे, फिर पी और भी मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट। दैट मीन्स ये इंडिकेट किया कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा किसी भी गैस का वो भी क्या आएगा, आपको कांस्टेंट ही आएगा। कि क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो ये कैसे डिफिनेशन बनाते, कैसे लॉ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब दो तरह की बातें आप कह सकते हैं। अगर इस लॉ को कोई बच्चा मान लीजिए भूल गए, इनवर्स और डायरेक्ट कॉरलेशन, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये कह सकते हैं आप। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए ये वाला डेफिनेशन आप भूल जाते हैं, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, अगर वो भूल जाते हैं तो कम से कम ये तो याद रहेगा। अगर ये भी लिख देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? ये क्या है, इसमें के का आपका कांस्टेंट है। क्लियर है ना? कभी कभी इस के का, इसको हम लोग कौन सा कांस्टेंट कहेंगे इसकी बात चर्चा कर देते हैं। क्योंकि ये कांस्टेंट का इस्तेमाल हम लोग बॉयल्स लॉ में किए हैं, इसीलिए के को कहेंगे बॉयल्स कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इसको कहेंगे बॉयल्स कांस्टेंट। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? ये बॉयल्स कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसी के आधार पर चूंकि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा,
तो मान लीजिए कि हम किसी भी गैस के प्रेशर को बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम घटेगा, यही चीज़ ना होगा। आप वॉल्यूम को घटा दें तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम किसी भी गैस के स्टेट्स की बात करें, मतलब कि दो पोजीशन की बात करें, नहीं समझे, जैसे स्टार्टिंग कंडीशंस में क्या है कि मान लीजिए इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है और इसका जो प्रेशर है अभी P1 है और वॉल्यूम कितना है V1 है मान लीजिए, ठीक है। P1 V1 का जो वैल्यू अभी यहाँ पर होगा और टेम्परेचर को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कांस्टेंट ही रखते हैं। दूसरा कंडीशंस में बड़े कंटेनर में अगर हम लोग कर दें, बड़ा सा कंटेनर ले लें, थोड़ा सा कंटेनर को बड़ा कर दें, दूसरा कंटेनर अगर हम लोग बड़ा कर देंगे तो देखिए क्या हो सकता है, उसकी बात करते हैं। जैसे दूसरा कंटेनर यहाँ बड़ा कर देता, वॉल्यूम तो बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया ना। तो अगर मान लीजिए हम वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम वॉल्यूम V2 हो गया, तो प्रेशर तो वही नहीं रहेगा, प्रेशर तो घटेगा इसके अनुसार, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर मान लीजिए इसका कितना हो गया, P2 हो गया। तो इस दोनों का अभी भी जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ भी जो प्रोडक्ट हुआ, ये भी कांस्टेंट ही होगा, ये भी क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही होगा। दैट मीन्स P1 V1 बराबर क्या हो सकता है, P2 V2। मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का जो प्रोडक्ट है वो कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर चेंज नहीं करेगा। जो एक बार मेजरमेंट किए थे वही अमाउंट दोनों का आएगा प्रोडक्ट का। क्लियर है। ये इंडिकेट ये भी कर रहा है कि अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, या वॉल्यूम को घटाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ये समझे। मान लीजिए कि कभी कभी प्रेशर, मान लीजिए कि प्रेशर आपका हो गया 5 ATM का, क्लियर है ना, और वॉल्यूम आपका 10 लीटर का मान लीजिए। तो अगर हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को कर रहे हैं 10 ATM, तो हमारा वॉल्यूम ऑलरेडी कितना हो जाएगा, 5 लीटर का हो जाएगा। इसे भी दिमाग लगा के निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट आपको कांस्टेंट आना चाहिए। 5 10 जा कितना हो गया, 50। आप बताइए मैंने क्या किया था, प्रेशर को किया 10 ATM का, तो वॉल्यूम 50 करने के लिए कितना लीटर, कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, क्लियर हो रही है। ये आपको एक चीज़ और इंडिकेट किया, अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गई। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आ गई, नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब क्या है, दूसरा है चार्ल्स लॉ। मतलब ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है ना। आपका मेन पॉइंट हुआ जो व्हाइट कलर से हमने कंबाइंड कवर कर दिया, ये ठीक है। अब चार्ल्स लॉ को देखिए, अगर ये तरीका समझ में आ गया तो इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या हुआ, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस या एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर। यह डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं है। अब देखिए, अब जब इसको इक्वलाइज करेंगे तो कांस्टेंट टर्म के लेना पड़ेगा। तो वी बाय क्या लिखेंगे, टी बराबर के, मतलब कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसमें क्या आया था, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट आया था वो कांस्टेंट आया था, या वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो आपको रेशियो आएगा वो क्या आएगा, आपको कांस्टेंट आएगा। क्लियर है ना, कहाँ पर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर। क्लियर है ना, बातें समझ में आ गई। तो इसके आधार पर जिस तरह से इसमें P1 V1 बराबर P2 V2 किए थे, उसी तरह से V1 बाई T1 बराबर क्या करेंगे, V2 बाय T2 करेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। मतलब दोनों का जो रेशियो का प्रोडक्ट, दोनों का जो रेशियो होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ये हमेशा क्या आएगा, आपको कांस्टेंट ही आएगा। इससे क्या इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। यही बात आ जाती है जो आपका बलून जो फूटता है गर्मी समर के सीजन में, जो बलून आप लटकाते तो अपने आप ब्लास्ट कर जाता है। कारण यही है क्योंकि समर सीजन में देखिएगा कि 10 बजे कुछ और टेम्परेचर होता है, 12 बजे कुछ और टेम्परेचर हो जाता है। तो टेम्परेचर तो चेंज किया तो उसके अनुसार वॉल्यूम तो बढ़ेगा, गैस जो उसके बलून के अंदर उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा। लेकिन बलून जो आप जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका तो स्ट्रेंथ कांस्टेंट है, टॉलरेट करने का स्ट्रेंथ तो कांस्टेंट है, तो बेचारा फटेगा ही नहीं, फटेगा। एग्जैक्टली वही बात होती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। दैट मीन्स कि टेम्परेचर के बढ़ाने से आपका जो बलून है उसमें एक्सपेंशन होता है, वो बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या हो गया, वो एक्सपैंड किया। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो इस लॉ को दो तरीके से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अगर ये नहीं याद रहे तो इसके आधार पर डिफाइन कर लीजिए। क्लियर हो गया, समझ में आगे बातें। अब ये दोनों जो लॉ है, तो उसके बाद क्या हुआ, एक तो एवोगाड्रो साहब का एक हाइपोथेसिस टाइप का था। एवोगाड्रोज ने क्या कहा, एवोगाड्रोज जो नंबर पढ़े थे ना, एवोगाड्रो साहब का पढ़े थे ना, एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज पढ़े थे। एवोगाड्रोज साहब ने क्या कहा, ये एवोगाड्रोज का हाइपोथेसिस था, ये कोई आपको लॉ नहीं था, हाइपोथेसिस है उनका। हाइपोथेसिस में क्या होता है कि बातें सत्य भी होती है और असत्य भी होती है, उसमें कन्फर्मेशन नहीं रहता है कि 100% ये सत्य ही होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इन्होंने क्या कहा कि एट ए कांस्टेंट टी एंड पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम किसी भी गैस का, वो डायरेक्टली वेरी किससे करेगा, नंबर ऑफ मोल्स से। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एग्जैक्ट में ये रिवीजन पॉइंट टाइप का क्लासेस होता है, उसी को ध्यान से देखिएगा।
इसमें भी अगर हम लोग वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे तो ये कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा कहाँ पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा। क्लियर हुआ? इस हाइपोथेसिस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बेसिस पर अगर इनिशियल वॉल्यूम और मोल का रिलेशन निकालेंगे तो V1/N1 बराबर क्या होगा, V2/N2 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बात है? इस तरह से ये तीन जो चीजें हैं, जो आपको तीसरा चीज जो अभी बताया एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, पहला क्या था, बॉयल्स लॉ, दूसरा क्या था, चार्ल्स लॉ, तीसरा एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है। इसी को कहीं कहीं पर देखिए, कहीं कहीं बुक में एवोगाड्रोस लॉ भी लिख दिया गया है, लेकिन इसको हम हाइपोथेसिस इसीलिए कहते हैं। लॉ में क्या होता है, परफेक्शन आता है कि जो बात तक मैंने कही वो सत्य है। हाइपोथेसिस में होती है कि 50-50% का रेशियो चलता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब इस तीनों को मिला करके किसी भी गैस के लिए एक इक्वेशन बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। एक्चुअली में आइडियल गैस नेचर में है ही नहीं। कोई भी गैस आइडियल नेचर में आपको मिलेगा ही नहीं। देयर इज नो एनी गैस इन द नेचर इज आइडियल। कोई गैस आइडियल नहीं है ना? क्योंकि आइडियलिटी के लिए एक सर्टेन कैरेक्टर होता है। जैसे हम कहते हैं फलना आदमी आइडियल पीपल है, तो आइडियल पीपल के एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा तब ना, उन सारे चीज़ों को फॉलो करेगा तब ना उसको आइडियल कहेंगे। जैसे कहते हैं ना भाई, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया, क्यों कहा गया? वो एक आइडियल पीपल के रूप में उनको दिया गया, लेकिन कुछ खामियां तो उनमें भी होंगी, तो 100% परफेक्शन तो नहीं आया। मान लीजिए 99.9% सब कुछ सही है, लेकिन 0.1% तो एरर आया ना। बातें समझ में आ रही है? इसलिए कोई भी चीज़ आइडियल आपको नेचर में मिलेगा ही नहीं, याद रखना है। तो ध्यान ध्यान समझिए, मैंने इसको हाइपोथेसिस क्यों कहा? 100% प्योरिटी तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो एरर है, इसलिए इसको हाइपोथेसिस के रूप में लिया गया। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये आइडियल गैस इक्वेशन एक ठो आता है। ये जो आइडियल गैस इक्वेशन आएगा, ये क्या आएगा, इसमें ये दो लॉ और एक हाइपोथेसिस का कॉम्बिनेशन है। आपने देखा होगा आइडियल गैस इक्वेशन में जब बनाएंगे तो पहले मैंने बॉयल्स लॉ से किया था, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या था, P था। दूसरा में देखिएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था आपका, T था। और तीसरा में जो है वो हाइपोथेसिस जो एवोगाड्रोस का V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N है। आपके LHS में सारे के सारे क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, इससे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से अगर हम चाहें तो एक बात तो लिख सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, T। अगर मान लीजिए इसको हम ढक दे तो आप इसको क्या कहेंगे, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए? कहेंगे ना। इंटू एन भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बताइए? इंटू एन कर सकते हैं ना, इंटू एन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? इंटू एन ले लीजिए, मतलब क्या हो गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन भी हो गया। अब इन सारे इक्वेशंस को जब हम मिलाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक गैस कांस्टेंट R लिया जाता है। मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये R इज इंटू क्या हो जाएगा, T इंटू एन बाय क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। P और V को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, P और V को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा इसको, यहाँ हम बता रहे हैं P और V जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा PV बराबर क्या लिखेंगे, NRT लिखेंगे। जल्दी बताइए तो, देखिए तो NRT लिख सकते हैं, हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? PV इज इक्वल टू आपका NRT, एक इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया? ये जो इक्वेशन कहलाएगी, ये कहलाएगा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कहलाएगा, यही आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें एक हाइपोथेसिस है यहाँ पर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से इसके आइडियलिटीज में, दैट मीन्स कोई भी गैस अगर इस इक्वेशन को फॉलो कर जाए तो उसको हम लोग आइडियल गैस कहेंगे। लेकिन नेचर में ऐसा कोई गैस नहीं मिलेगा जो कि इस इक्वेशन को एग्जैक्टली फॉलो करता हो। क्लियर है ना? क्योंकि आइडियल चीज है ही नहीं, याद रखना है। कोई दिक्कत? PV इज इक्वल टू NRT, और R का वैल्यू अलग अलग चेंज होगा, कहाँ कहाँ क्या लेना है बताएंगे, ठीक है? बातें समझ में आ रही है? तो इससे एक इक्वेशन निकला, PV इज इक्वल टू NRT, है ना? तो प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर के क्या होता है, प्रोडक्ट के बराबर होता है। बातें समझ में आ रही है ना? तो अगर पूछा जाए, इसको हटा दें, आगे बढ़े, चले आगे, चलिए। तो आपका जो इक्वेशन आया, आपका इक्वेशन आया PV इक्वल टू NRT। बातें समझ में आ रही है ना? ये PV इक्वल टू NRT जो आया, इसमें P क्या है आपका, P है प्रेशर गैस का। गैस जो देखिए, गैस का प्रेशर कैसे मेजरमेंट करेंगे, गैस कहाँ प्रेस, गैस का प्रेशर मेजरमेंट कैसे होगा? जैसे बलून है, बलून में आपने एयर भरा, तो एयर जो है मूवमेंट करता होगा, तो कहाँ, बलून के वाल पर ना प्रेशर एग्जर्ट करता होगा।
तो कोई भी गैस जो है अपने कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाता है, तो वो जो प्रेशर होता है वही गैस का प्रेशर कहलाता है। बातें समझ में आ रही है? समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे किसी पाइप से कोई गैस फ्लो कर रहा है, तो पाइप पर जो प्रेशर लगाएगा वो उसी से मेजरमेंट करेंगे, उसका इतना प्रेशर है। क्लियर है ना? तो पी हो गया प्रेशर, और भी क्या हो गया आपका? वॉल्यूम। ये सब किसका? वॉल्यूम। एन जो हो गया ये नंबर ऑफ मोल्स हुआ, नंबर ऑफ मोल्स। और टी जो है ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर मतलब बाहर का टेम्परेचर है। ठीक है, ये सभी के सभी जो है किसके लिए आ गए आपको? टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, ये सभी गैस के लिए। किसके लिए आपको? गैस जो कि आपने कंटेनर में यूज किया है उसके लिए। आर क्या है यहाँ पर? आर को कहते हैं हम लोग गैस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग बेटा? गैस कांस्टेंट। अब देखो इससे हम बहुत कुछ निकालेंगे इस फॉर्मूला से, तो समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए पी वी इक्वल टू, मैंने क्या लिखा? एन आर टी। तो ये पी वी बाई टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? एन आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, आप जो लेंगे एक, अगर मान लीजिए आपका जो एन है ये अमाउंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल हो सकता है कि आप 2 मोल ले, 3 मोल ले, 4 मोल ले। मान लीजिए जब आप 4 मोल का मेजरमेंट कर रहे होंगे गैस के लिए, तो 4 मोल तो आपका फिक्स होगा, वो तो कांस्टेंट होगा, उसको तो चेंज, वो तो चेंज नहीं करेगा। आपने 4 मोल गैस भरा है, नाइट्रोजन गैस भर दिया किसी कंटेनर में, तो 4 मोल तो हमेशा रहेगा, तो चेंज नहीं करेगा। 4 से 8 तो नहीं हो जाएगा ना। दैट मीन्स ये जो एन है ना ये भी कांस्टेंट हो सकता है, ये गिवन अमाउंट है, ये कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, आर जो है ये भी क्या है? ये तो गैस कांस्टेंट है, ये है ना? तो अब अगर ध्यान से देखिएगा तो पी वी बाई टी इजक्वल टू एन इंटू आर को जो है आप ये कांस्टेंट के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? है ना? दैट मीन्स ये जो कांस्टेंट है के लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? के इजक्वल टू एन आर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि एन बराबर क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 सोन हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई भी जो नंबर होता है वो तो कांस्टेंट ही होता है ना, इंटीजर्स कोई भी होगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका ये इक्वेशन आ गया, इससे क्या पता चला? प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर एंड रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर टू द टेम्परेचर जो होगा किसी भी गैस का, वो क्या होगा? गिवन अमाउंट ऑफ गैस का कांस्टेंट होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके आधार पर अगर इक्वेशन लिखेंगे तो P1 V1 बाय T1 का जो प्रोडक्ट रेशियो होगा वो P2 V2 बाय T2 के रेशियो के क्या होगा? आपको बराबर होगा। जिस तरह से किए थे, याद है ना पीछे में? समझ में आ रहा है? क्योंकि इस दोनों का जो प्रोडक्ट और टेम्परेचर का रेशियो है वो तो कांस्टेंट है ना, प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है ना? तो ये एक इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद देखिए चेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। आप पी वी बराबर एन आर टी लिखे, देखिए इससे डेंसिटी का भी रिलेशन हम लोग निकालेंगे। आगे बढ़े, ये कैसे निकलता है, चले आगे चलिए। अब देखिए पी वी इजक्वल टू क्या लिखे हैं आपने? फ्रॉम पी वी इजक्वल टू क्या लिखा है आपने? पी वी इजक्वल टू लिखा है एन आर टी, लिखा है। वेरी गुड। तो पी वी एन आर टी, एन आर टी लिखा है ना? तो पी वी एन को क्या लिखेंगे आप? गिवन मास बाय मोलर मास लिखेंगे गैस का। आर टी कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, लिख सकते हैं ना? P इक्वल टू एम बाय वी, गिवन मास बटा वॉल्यूम इंटू आर टी बाय एम लिख सकते हैं। जल्दी बताइए आप, ना समझिए। और ये मास बाय वॉल्यूम जो यहाँ हमने लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिख देते हैं n इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास लिख देते हैं ना। और यहाँ सिंस ये जो है d इक्वल टू क्या लिखते हैं? m बाय वी लिखते हैं ना, मास बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो P इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ m बाय वी को आप d लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ गैस लिख सकते हो ना। आर टी बाय कितना होगा? m होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग। अब ये जो d है, d क्या है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ गैस है ना। डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा? आपको गैस हो जाएगा, जो गैस आप यूज कर रहे हैं। क्लियर है ना? अब देखिए R जो है इसमें, ये तो कांस्टेंट है, और मोलर मास, किसी भी गैस का मोलर मास फिक्स है ना। जैसे नाइट्रोजन 28 ही होगा, चाहे यहाँ यूज करें चंद्रमा पर ले जाए 28 ही होगा। ऑक्सीजन यहाँ यूज करें या वहाँ ले जाए 32 ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं P बाय डी इंटू टी। टेम्परेचर तो वैरी कर सकता है, पृथ्वी का टेम्परेचर कुछ और होगा, अभी मून पर चले जाएंगे टेम्परेचर कुछ और मिलेगा। टेम्परेचर तो चेंज कर सकता है, लेकिन रेशियो जो है गैस कांस्टेंट और मोलर मास का, ये दोनों क्या होगा? आपको कांस्टेंट होगा ना, ये दोनों तो कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो आपको एक रिलेशन निकला, प्रेशर इस और क्या कहते हैं डेंसिटी और टेम्परेचर का, जो मतलब कि प्रेशर
और डेंसिटी और टेम्परेचर के प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो आपको क्या आएगा, आपको कांस्टेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, है कांस्टेंट आएगा, ए के बराबर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब देखिए क्या क्या हो गया आपके साथ। एक इक्वेशन आपको ये भी मिला, मिला कि नहीं मिला, और एक इक्वेशन आपको यहाँ मैंने ये भी दिया है। तो इसके आधार पर करेंगे तो प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर का जो रेशियो है वो आपको क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से आप एक इक्वेशन भी बना सकते हैं। इसके आधार पर क्या बना लेंगे कि P1 अगर मान लीजिए स्टार्टिंग प्रेशर और डेंसिटी स्टार्टिंग वाले जो है D1 बाय क्या करेंगे T1 बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा P2 बाय क्या होगा D2 इंटू T2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना है। अब देखिए डेंसिटी पर इफेक्ट आएगा, टेम्परेचर का आ सकता है। अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे डेंसिटी पर इफेक्ट आएगा, प्रेशर चेंज करेंगे डेंसिटी पर इफेक्ट आएगा। अब कहेंगे कैसे सर, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आएंगे नहीं जाएंगे, काफ़ी डेंसर हो जाएंगे ना। हम नहीं कहते काफ़ी डेंसर क्लॉड है। जब क्लॉड अलग अलग रहता है तो क्या कहते हैं, क्लॉड डेंसर नहीं है। तो मतलब कि अगर हम कंप्रेसर लगाएं, मान लीजिए कि हमारे पास इतना गैस है, उसको हम एक जगह प्रेशर लगा करके एक जगह लेकर के आएंगे तो पूरे डेंसर हो जाएगा। प्रेशर को घटाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी। प्रेशर को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो एक रिलेशन निकाल सकते हैं प्रेशर और डेंसिटी के बीच में, जो है याद रखना है, ये ध्यान रखना है, इसमें डायरेक्ट का रिलेशन आ जाएगा। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट, एक लॉ भी क्लियर हो, एक लॉ क्रिएट हो गया यहाँ से कि अगर हम प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर जाएगा प्रेशर से, या प्रेशर डायरेक्टली वेरी कर जाएगा डेंसिटी से। क्लियर है ना, क्लियर है? तो एक इक्वेशन ये भी क्रिएट हो गया आपका। इसमें मैंने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं किया। अब अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेंगे तो मेरा रिलेशन P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए क्या हो जाएगा, नया चीज़ हो गया। अब जो चौथा रूल जो हो जाएगा, इसको एमेंटेंस रूल भी कहते हैं। तो प्रेशर जो है डायरेक्टली वेरी कर जाएगा डेंसिटी से, कहाँ पर, एट कांस्टेंट T पर, टेम्परेचर पर। बातें समझ में आ गई? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। क्लियर है ना? तो इसके आधार पर अगर हम लोग निकालेंगे तो P/D बराबर क्या आएगा, आपको एक कांस्टेंट आएगा। क्लियर हो गया, बातें समझ में आ रही है? और इससे एक रिलेशन निकालेंगे तो P1/D1 बराबर क्या होगा, P2/D2। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए यहाँ पर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गई? कितनी चीज़ें आपने, कितने फॉर्मूलाज हो गए आपके लिए, कितना फॉर्मूला हो गया, समझ में आया? पहला फॉर्मूला हो गया P1/V1 = P2 V2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? V1/T1 बराबर क्या हो गया, V2/T2। क्लियर हो गया? और उसके बाद जो आया आपको V1/N1 बराबर क्या आएगा, V2/N2 आ गया। उसके बाद अभी जो बताए P1/D1 = क्या आया, P2/D2 आया। एक इक्वेशन बताए थे PV = क्या था, NRT, क्या ना, ये गैस इक्वेशन, ये आ गया। उसके बाद अभी जस्ट बताए P1/D1 T1 बराबर क्या आएगा, P2/D2 D2 T2। क्लियर है ना? ये इतने सारे इक्वेशंस मैंने आपको बता दिए। बातें समझ में आ गई? ये इक्वेशन आया कहाँ से, बॉयल्स लॉ से, ये चार्ल्स लॉ से, गार्डेज हाइपोथेसिस से, और ये जो आया ये इसको एमेंटेंस लॉ कहते हैं, उससे आया। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। क्लियर है ना, बातें समझ में आ गई? इतनी सारी बातें आपको, इतनी सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया। क्लियर है? आर का वैल्यू कब कहाँ कितना लेंगे उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे, चाहे मैथमेटिक्स हो। फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन को हिट कर लेंगे। आपको पता चलेगा ना भाई कहाँ से है, तब ना लगाएंगे दिमाग। आ गया समझ में? ये लिख लिए, आगे बढ़ें, हैं? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए वैल्यू ऑफ लिख देंगे आर, आर का वैल्यू कब कहाँ कितना लिया जाए, समझे ना?
व्हेन, पहला कंडीशन देता है, व्हेन P इज इन, P इज इन हो जाएगा आपका पास्कल, होता है ना प्रेशर का, पास्कल होता है ना, इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलते हैं ना, पास्कल। एंड वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब, किसमें हो जाए, डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। उस समय में जो आर का वैल्यू लेंगे, आर इक्वल टू लेना है 8.31, है ना, पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर, ये ले सकते हैं। या आर बराबर जो होगा इसी को 8.31 पास्कल और डेसीमीटर क्यूब में जूल में चला जाएगा, जूल पर केल्विन पर मोल। बातें समझ में आ गई, ये ले सकते हैं। क्लियर है ना, है। चलिए। दूसरा केस, व्हेन व्हेन P is in ATM and V is in लीटर, ठीक है। उस केसेस में कितना लेंगे वो देख लीजिएगा। उस केसेस में हो जाएगा R इक्वल टू 0.0, R इक्वल टू 0.082 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये ले लेंगे। और जनरली आपको कभी कभी अब देखिए, थर्ड में प्रेशर इज इन बार, किसमें हो जाए, बार में, एंड वॉल्यूम इज इन लीटर, लीटर में आ जाए, ठीक है। उस केसेस में जो आर का वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻⁻² लीटर पर लीटर बार पर केल्विन पर मोल, कितना लेना है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू याद रखना है। जनरली आपको खास करके इसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा और इसका भी ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चंस को देखते हैं, हटा दें इसको, जल्दी लिख लीजिएगा। हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, जिससे कि दे देगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस at 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 ATM प्रेशर। ये दे दिया वॉल्यूम निकालने के लिए, किसका भाई, नाइट्रोजन गैस का, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड 2 ATM प्रेशर पर, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या दिया है, कौन सा इक्वेशन आप लोग लगाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमको दिया क्या क्या है और कौन सा इक्वेशन हमने लगाने हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए ध्यान से।
इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए भी। जल्दी फटाफट देख करके इसको बनाइए, जल्दी कीजिए। जल्दी बनाइए। हो जाएगा इस। अब देख लीजिए, पहले तो देखिए जब क्वेश्चंस को बनाइए ना, सबसे पहले जो आंसर लिखिए तो पहले गिवन लिखिए, अपने पता चलेगा कौन सा इक्वेशन लगाना है। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है जल्दी बताइए। नंबर ऑफ मोल दे दिया है, 2 मोल दे दिया है। अच्छा, प्रेशर बताइए। 2 atm। वॉल्यूम दिया है, नहीं निकालना है। टेम्परेचर दे दिया है, तो आपको पता है टेम्परेचर को हमने यूनिट जितना भी आर का लिखा है सब केल्विन में लिखा है, देख रहे हैं ना। तो इसको चेंज कर दीजिएगा केल्विन में, तो 273 में क्या करना है, 27 को ऐड कर देना है, इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से समझना है कि आपका जो प्रेशर है ना वो एटीएम में है। किसमें है? एटीएम में। पीछे आइए, जो आपको बताए, जब प्रेशर क्या हो, एटीएम में रहे, पास्कल में नहीं रहे, कहाँ रहे, एटीएम में, तो वॉल्यूम हम लोग लीटर मेजरमेंट करेंगे। एल आर का वैल्यू कितना लेंगे, 0.082 लेंगे। कितना लेंगे? यही महत्वपूर्ण होता है, मतलब आर का वैल्यू लेना है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, इसका इस्तेमाल करेंगे। बातें समझ में आ गई? तो अब आर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें V1 V2 का तो कोई कॉन्सेप्ट, दो गो वॉल्यूम तो दिया नहीं है। तो आपको जो 4-5 गो इक्वेशन बताए थे उसमें से कौन सा गैस इक्वेशन लगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे ना, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दीजिए। तो पी वी इक्वल टू क्या लिखते हैं, NRT। पी दे दिया है 2, भी नहीं दिया है, यही तो निकालना था। एन दे दिया है 2, है ना। आर का वैल्यू कितना है, 0.082 है, और टेम्परेचर 300। अब सॉल्व हो जाएगा। ये टू तो यही कट गया। वी इक्वल टू अब सॉल्व कर लीजिए, 3 से इसको 100 को इसको उड़ाइए, 1000 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। 2 डेसिमल उड़ाइए, 3 3 थ्रू जा 6, और 24 हो गया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 10। दैट मीन्स ये हो जाएगा 24.6 लीटर, यही आपका आंसर आएगा। क्लियर हुआ? कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आ गई बातें? ये छोटी सी क्वेश्चंस मैंने बताया, इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन अभी मुलाकात होगी हम लोगों को, उसको भी देख लेना है, ठीक है ना। अब चले जाएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है, ठीक है। ये होमवर्क में रहा आप लोगों का। होमवर्क क्या हुआ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से शुरू करिएगा, स्टार्ट कर दीजिएगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज को, सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? तो लॉ का स्टेटमेंट मैं नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ट्रिक बता दिया कि कैसे उसको, अगर कोई पूछ देगा कि भाई बॉयल्स लॉ को लिखिए, तो क्या बोलेंगे आप? एक कह सकते हैं, फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एक लाइन, को इन्वर्स डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गई बातें? इसको देख लेंगे फटाफट। ये आपको एनसीईआरटी का जो है सो देख लीजिएगा। इसमें अब जो बताएंगे हम आपको नेक्स्ट, वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या है आपको? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये बहुत ही आसान है, एक लाइन में इसको हम लोग खींचना चाहे तो खींच सकते हैं। तो देखिए, ये है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पीपी, पीपी का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर। एक लाइन में खींच देंगे इसको हम लोग। ये लगभग आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब ये पार्शियल प्रेशर का मतलब समझिए, ये शब्द कहाँ इस्तेमाल होगा, ये दिमाग में रखना है कि कोई भी पार्शियल होता है ना, इसको आंशिक कहा जाता है। तो ये वहां होगा जहां मिक्सर काम करेगा। क्या काम करेगा? मान लीजिए एक से अगर ज्यादा गैस है, सपोज कीजिए कि हम सारे आदमी मिल करके कोई काम को कर रहे हैं, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन है, किसी एक आदमी का कंट्रीब्यूशन है, एग्जैक्टली। तो सबका अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल। टोटल वर्क कितना हुआ सबको क्या करना पड़ेगा, समेशन कर देना पड़ेगा। तो वही होता है कि लेकिन जितने भी नॉन रिएक्टिव गैस है, गैस का आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या है कि ये मिक्सर ऑफ गैस नॉन रिएक्टिंग गैस पर काम करेगा। कहाँ करेगा? मिक्सर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, जो आपस में रिएक्शन नहीं करे, रिएक्टिव गैसेस, ठीक है।
मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस होगा, ठीक है, ये मस्ट है, ये होगा, समझ में आया। उसमें मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये जो बना रहे हैं ट्रायंगल ट्रायंगल टाइप का, ये क्लोज कंटेनर, समझ में आ रहा है ना। और ये बना रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर भी बना देते हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा। और एक और कलर का सिलेक्शन हम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ये ले लीजिए आप लोग, देखिए एक और कलर दे दिए यहाँ पर, बातें समझ में आ रही है ना। ये रेड कलर भी दे दिए, ठीक है, इतना काफ़ी है ना। चलिए अच्छी बात। तो इसमें क्या हुआ कि जो ये ट्रायंगल टाइप का लिंक है ना, इसको मान लेते हैं ट्रायंगल टाइप का जो अभी हमने बनाया है ना, ट्रायंगल टाइप का जो मैंने बनाया है, ये हो गया आपका गैस 1, क्या हो गया, गैस नंबर 1, ठीक है। और ये जो स्क्वायर बनाया ना, ये हो गया गैस नंबर 2, क्लियर है। और यहाँ पर जो एक बना है अभी, ध्यान से समझिएगा, ये जो स्क्वायर इस तरह से बना है, ये हो गया गैस नंबर 3। बातें समझ में आ रही है। इस तरह की बातें आपके लिए मैं यूज कर रहा हूँ, समझिएगा। इस कंटेनर में भाई ये भी प्रेशर, सब प्रेशर लगा रहा होगा। इसका जो पार्सल, इसका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसी को इसका क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। टोटल गैसेस मिक्सर में टोटल गैसेस प्रेशर जो यहाँ काम करेगा, उसमें गैस 1 का कितना प्रेशर एग्जैक्ट हो रहा है, इसके पार्शियल प्रेशर को क्या लिखिए, P1, इसके पार्शियल प्रेशर को क्या लिखिए, P2, और इसके पार्शियल प्रेशर को क्या लिखते हैं हम लोग, P3। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये सभी मिलकर के पूरे गैसेस सिस्टम पर प्रेशर लगा रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर जो है कहाँ पर लगा रहा है भाई, एट कांस्टेंट पी पर, टेम्परेचर पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ये इस पर लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा ये तो ये डाल्टन साहब क्या कहे कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैसेस इन ए गैसेस मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैस, है ना, इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ, क्या हो जाएगा आपको, गैसेस सिस्टम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ जो होगा P1 प्लस P2 और प्लस P3, ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति, तीनों व्यक्ति के द्वारा जो काम किया गया है, प्रेशर लगाया गया है, उसका जो समेशन करेंगे तो ये पूरे के पूरे जो आपका गैसियस मिक्सर है उसका टोटल प्रेशर के सम के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब इन तीनों का जो पार्शियल प्रेशर का सम हुआ, टोटल गैसियस मिक्सर का जो टोटल प्रेशर है उसके बराबर होगा। क्लियर बातें समझ में आ रही है, ध्यान समझिएगा। अब देखिए थोड़ा समझिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने इस क्लोज्ड कंटेनर में रखा है, ये जो सर्किल से किया ना, ये क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें मैंने तीनों गैस को रखा है। अगर इस कंटेनर का जो, एक बात और बता देते हैं कि किसी भी गैस का अपना कोई इंडिविजुअल वॉल्यूम नहीं होता है, वो जिस कंटेनर में जाएगा उसी के वॉल्यूम के बराबर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसीलिए ना आपको कहा गया गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा कंटेनर ये है जो अभी मैंने बताया आपको, ये सर्किल टाइप को बताया है कि नहीं, इसका जो वॉल्यूम, मतलब हर एक गैस का जो वॉल्यूम होगा इस कंटेनर के वॉल्यूम के ही क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो वॉल्यूम है इस पूरे कंटेनर का, ये मान लीजिए अगर V लीटर का है तो इस गैस 1 का भी वॉल्यूम कितना होगा, V लीटर ही होगा, गैस 2 का भी वॉल्यूम कितना होगा, V लीटर ही होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ना, बातें सबको समझ में आ रही है ना, तो ध्यान देना है। तो अब अगर इसको ध्यान से देखेंगे और सबका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा, जैसे गैस 1 का नंबर ऑफ मोल मान लीजिए N1 है, गैस 2 का नंबर ऑफ मोल मान लीजिए कितना है, N2 है, और गैस 3 का नंबर ऑफ मोल कितना है, N3 है। बिल्कुल बातें समझ में आ रही है। तो P1 के जगह पर अगर हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो आपने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ देखिए P इक्वल टू N बाई वी आर टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी को, ध्यान से देखिए तो बस हो गया। तो यहाँ जो करेंगे तो P1 के जगह पर आप जो एक इस्तेमाल करेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल मैंने कितना लिया है, जल्दी बताइए, N1 लिया है। अच्छा गैस नंबर 1 का भी वॉल्यूम कितना होगा, V लीटर ही, गैस नंबर 2 का भी वॉल्यूम कितना होगा, सिर्फ अमाउंट वेरी कर सकता है, यहाँ पर V ले लेंगे और आर टी ले रहे हैं, ये T तो टेम्परेचर कांस्टेंट, R तो गैस कांस्टेंट है। अच्छा प्लस करिए, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, N2 बाय वी आर टी, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, N3 बाय वी आर टी, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो सब बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये टोटल वॉल्यूम टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ये टोटल हो जाएगा ना कि नहीं हो जाएगा। टोटल मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है मान लीजिए कितना है आपको, एन टोटल ये हो गया, सबका समेशन करेंगे तो बट अब वॉल्यूम तो भी ये रहेगा, ये आर टी आएगा कि नहीं आएगा बताइए, आएगा ना, क्लियर है ना। तो आप इस तरह से भी इक्वेशंस को बना सकते हैं। अगर टोटल मान लीजिए एन टोटल दिया है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए सबका नंबर ऑफ मोल को समेशन करके उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, टोटल भी निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए
तो अब इंडिविजुअली अगर हम दूसरे तरीका से भी देखें तो पी टोटल के बराबर हो गया, ये एन टोटल पी टोटल के बराबर है। अब देखिए ध्यान से, इस सब का अगर हम लोग समेशन इस तरह से करेंगे तो हमको तो लगता है कि आर टी बाई भी सब में कॉमन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आर टी बाई भी सब में कॉमन है, कितना बचेगा ये N1 N2 प्लस क्या बचेगा आपको N3 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? क्लियर है ना? N3 बचेगा, ये बराबर एन टोटल ही होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन जो वेरीफाइड करे वो सही है गलत है? सही है। आधे समझ में आएगा नहीं आएगा? आर टी बाई भी आर टी बाई कर दे, N1 प्लस N2 बराबर एन टोटल ही होगा कि नहीं होगा? तो जो हम बता रहे थे स्टार्ट में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सब क्लियर है ना यहाँ पर? इस तरह से भी बात कर सकते हैं। अब देखिए इंडिविजुअली, क्योंकि सबके समेशंस के बराबर है, तो हम लोग अगर एक गैस के बारे में सोचेंगे कि भाई एक गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हमको कह दे निकालने के लिए, तो हम कैसे निकालेंगे सर? वो कैसे होगा, है ना? जैसे P1 के बारे में अगर पूछा जाए तो P1 को हम लोग कैसे निकालेंगे सर, है ना? ये किस तरह से किया जाएगा तो P1 मेरा निकल जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए ये अपना इंडिविजुअली लगा रहा है, ये भी अपना इंडिविजुअल, सबका समेशन करके पी टोटल लिए हैं। अगर हम एक तो चीज़ याद रखिए, जब एडिशन के फॉर्म में होता है तो जब हम एरर इन मेजरमेंट पढ़ते हैं, मतलब पी टोटल P1 के भी बराबर आ सकता है आपका, तो समझिएगा इस बात को। क्लियर है? तो अगर हम इस तरह से देखें तो मेरा जो पी टोटल है P1 के भी बराबर आ सकता है। अगर अलग अलग करेंगे तो उसके बेसिस पर भी देख सकते हैं। एक तो ये इक्वेशन हो गया। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर इसका निकालना चाहिए P1 का, अगर लिखना चाहे P1 का मेरा कितना वैल्यू आया था N1 बाय भी आर टी, ठीक है? अच्छा, पी टोटल कितना आया है जल्दी बताइए? एन टोटल आया है बाय भी आर टी, बहुत अच्छी बात है। देखिए ध्यान समझिएगा, पी टोटल और P1 के बीच में हम रिलेशन निकाल, उससे P1 P2 के बीच में सेम रिलेशन आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए तो अगर हम क्या करें, P1 बाय पी टोटल कर दें, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इधर देखिएगा तो क्या होगा N1, अब देखिए N1 बाय भी आर टी डिवाइडेड बाय कितना होगा एन टोटल बाय भी आर टी होगा। अब देखो तो बेटा ये आर टी कैंसिल हो जाएगा, भी कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा ध्यान दो तो P1 बाय जो पी टोटल हुआ ये क्या हो गया N1 बाय एन टोटल हुआ, और N1 बाय एन टोटल को हम लोग मोल फ्रैक्शन x1 पढ़ सकते हैं। किसी भी मिक्सर में जो मोल फ्रैक्शन निकालते से पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते? बताओ, पढ़ सकते हैं ना? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मैंने वेरीफाई कर दिया, मेन मेरा अब ये जो डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ है उसका इक्वेशन यही है, ठीक है? अब एक इक्वेशन देखिए यहाँ जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? P1 बराबर करेंगे तो क्या होगा पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन उस गैस का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? इससे एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, हो गया ये? इससे एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? चले आगे देखिए क्या हो जाएगा, हटा दें। ये आपको समझाने के लिए मैंने क्या था कि मैं देखिए जो कर रहा हूँ वही आ रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन उसने बोला था डाल्टन साहब वो सही था। P1 P2 P3 मतलब हर एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर का समेशन हो जाएगा करेंगे तो टोटल क्या होगा टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सर निकल जाएगा। अब देखिए फाइनल इक्वेशन तो आपका क्या आया, P1 बाय पी टोटल इक्वल टू x1 आ गया। N1 बाय एन टोटल को x1 पढ़े, x1 क्या है यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन है। ये x1 को क्या पढ़ते हैं? मोल फ्रैक्शन पढ़े थे ना हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में, मोल कॉन्सेप्ट जहाँ कॉन्सेंट्रेशन पढ़े थे, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। क्लियर हो गया? अगर हम लोग P1 निकालेंगे बेटा तो क्या होगा x1 इंटू क्या करेंगे पी टोटल करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर हुआ है? उसी तरह से दूसरा P2 के लिए अगर पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो क्या करेंगे x2 करना, उसी का मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा इंटू क्या करना पड़ेगा पी टोटल। तो आपका एक इक्वेशन क्या आया कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर हो गया, इक्वेशन देखिए फाइनल इक्वेशन बना रहे हैं, PP ऑफ ए गैस इक्वल टू क्या होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू क्या करेंगे हम लोग पी टोटल कर देंगे, पी टोटल ऑफ, है ना, टोटल प्रेशर कर देते हैं, पी टोटल मत लिखिए कि वर्ड में लिख रहे हैं ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सर, है ना, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सर। यही इक्वेशन याद रखना है। बातें समझ में आ गई? आपको याद जो रखना है डाल्टन्स लॉ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखना है। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई? इसको याद रखना है। क्लियर हुआ? इसी से आप निकाल लेंगे, इसीलिए कह रहे हैं एनसीईआरटी का पूरा सवाल देख लेना है। दैट मीन्स मैंने जो आपको बताया ये दो तरह की बात बता दी। एक हो गया
कि P1 अगर मान लीजिए P1 प्लस P2 प्लस इस तरह से P3 और सुन मान लीजिए कि नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल n है तो Pn करेंगे तो क्या होगा, P टोटल के बराबर होगा। बातें समझ में आएगी नहीं आएगी। मान लीजिए 10 ठो गैस दे दिया, 10 के पार्शियल प्रेशर का समेशन कीजिए, P टोटल निकल जाएगा, इसलिए मैंने n लिख दिया। और किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर लेंगे, अगर P1 बराबर करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, P टोटल इंटू उसका मोल फ्रैक्शन। बातें समझ में आ गई नहीं आ गई। अगर P2 निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, P टोटल इंटू क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ, इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। P3 करेंगे तो वेरी गुड, P टोटल इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब Pn करेंगे तो nth के लिए P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन करेंगे xn का। बातें समझ में आएगी नहीं आएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए थैंक यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको होमवर्क क्या हुआ, होमवर्क हो गया कि आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ना, मतलब सारा एनसीईआरटी का सवाल आप बनाएंगे, A to Z सवाल बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से आपका स्टेट्स ऑफ मैटर जो है सो यहीं पर क्लोज हो जाता है। ये रिवीजन बहुत अच्छा था, तो आप लोग फीडबैक भी देंगे, जब आप वीडियोस देखते हैं तो फीडबैक देंगे कि रिवीजन कैसा था, क्या सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी और सारे वीडियोस को लगातार आप लोग देखते रहेंगे। जब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में बातें आएंगी नहीं। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।